हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th में जो आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें टोटल 3 हिस्ट्री की बुक्स हैं, जिसमें पहली बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। तो इसका जो पहला चैप्टर है ईंटें, मनके और अस्थियाँ, इस चैप्टर को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमें बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। तो इस पूरे चैप्टर में हमें बस इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि चैप्टर कब खत्म हो गया। बस आप इसे एक स्टोरी की तरह समझना और पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इस पूरे चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम 5 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो पार्ट 2 के अंदर हमें इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। पार्ट 1 वाली वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप सबसे पहले पार्ट 1 वाली वीडियो को वॉच कीजिएगा, देन आप इस वाली वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली की विशेषताओं के बारे में, यानी इसके फीचर्स के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अर्नेस्ट मेके नाम के विद्वान ने 1948 में अपनी किताब अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में लिखा है कि हड़प्पा की जल निकासी प्रणाली दुनिया की सबसे उत्तम और सुनियोजित प्रणाली में से एक थी, और इसी रीज़न की वजह से हड़प्पा सभ्यता को पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। तो चलिए अब एक एक करके इनकी विशेषताओं को समझते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है जल निकास प्रणाली। हड़प्पा के हर घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी छोटी नालियाँ होती थी, जो कि रसोई, बाथरूम और शौचालय से जुड़ी रहती थी। ये नालियाँ घर के बाहर की बड़ी नालियों से जुड़ी रहती थी, ताकि सारा गंदा पानी आसानी से बाहर चला जाए। मतलब घर का पानी बाहर निकलने की पूरी योजना बनी हुई थी। तो इसकी अगली विशेषता है नालियों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियाँ। नालियों को मिट्टी, चूना और जिप्सम से बनाया जाता था। ये नालियाँ पक्की ईंटों से बनी होती थी और ऊपर से ढकी रहती थी, और नालियों की नियमित रूप से साफ सफाई की जाती थी। तो इसकी अगली विशेषता है ग्रिड पद्धतियों में नालियों और सड़कों का निर्माण। नालियों और सड़कों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। इस पद्धति में सबसे पहले नालियों का निर्माण, फिर गलियों का निर्माण और फिर उसके साथ साथ घरों का निर्माण किया जाता था। इस पद्धति में नालियाँ एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पे काटती थी। तो इसकी आखिरी विशेषता है स्वच्छता के प्रति जागरूकता। हड़प्पा के लोग स्वच्छता के प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूक थे। हड़प्पा के लोग रेगुलर नालियों की सफाई किया करते थे। हड़प्पा के लोग घर का कूड़ा करकट नालियों में ना डालकर उसे कूड़ेदान में डालते थे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में उत्तम जल निकासी प्रणाली विद्यमान थी, जो इसे विश्व की एक महान सभ्यता बनाती है, और इसकी प्रासंगिकता आज भी है। तो आइए हम बात करते हैं हड़प्पा वासियों के कृषि प्रौद्योगिकी के साक्ष्यों के बारे में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरीके से खेती करते थे। तो फर्स्ट है वृषभ, जिसका मतलब होता है बैल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान यानी खुदाई के दौरान वृषभ यानी कि बैल के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस समय खेत को जोतने के लिए बैलों का यूज़ किया जाता होगा। नेक्स्ट है जुते हुए खेतों के साक्ष्य। तो मैं आपको बता दूं कि चोलिस्तान और कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ हल की रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा वासी एक साथ 2 खेतों को उगाते होंगे। तो इसका थर्ड पॉइंट है मिट्टी के हलों के साक्ष्य। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चोलिस्तान और बनावली से मिट्टी के हलों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा वासी खेतों को जोतने के लिए मिट्टी के बने हलों का इस्तेमाल करते होंगे। तो नेक्स्ट है सिंचाई के साक्ष्य। तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में थे, जिस कारण कृषि करने के लिए हड़प्पा वासी सिंचाई का उपयोग करते होंगे। क्योंकि रिसर्चर्स ने शोरतधई, जो कि आज का अफगानिस्तान है, वहाँ से नहरों के साक्ष्य, और धोलावीरा, जो कि आज का गुजरात है, वहाँ से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। तो नेक्स्ट है अनाज के दानों के साक्ष्य। तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, बाजरे, दाल, जौ, सफ़ेद चना, तिल के दाने शामिल हैं। लेकिन अगर हम चावल की बात करें तो उसके एविडेंस काफ़ी कम पाए गए हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाजरे के जो एविडेंस है वो हमें गुजरात से मिले हैं, और अनाज को पीसने के लिए
अवतल चक्कियों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हड़प्पाई लिपि के बारे में। देखिए, लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका। जैसे आप हिंदी लिखते हैं तो उसमें आप हिंदी के अक्षर और शब्द लिखते हैं, और जैसे कि आप जानते ही हैं कि हिंदी की लिपि देवनागरी है, ऐसे ही आप इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं और वर्ड्स होते हैं, और इंग्लिश की लिपि है रोमन। और ठीक ऐसे ही पंजाबी की गुरुमुखी। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता था कि हर एक लैंग्वेज की एक लिपि होती है जो कि मदद करती है उस लैंग्वेज को पढ़ने में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से जो हमें हड़प्पा वासियों के द्वारा लिखे गए लेख मिले हैं उसे ही हड़प्पाई लेख या हड़प्पाई लिपि कहा जाता है। और उसमें जो लिपि और लिखावट है वो एकदम ही अलग है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इसी रीज़न की वजह से हड़प्पाई लिपि को रहस्यमयी लिपि भी कहा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं हड़प्पाई लिपि के कुछ विशेषताओं के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना। तो इसकी पहली विशेषता है रहस्यमय लिपि। हड़प्पाई लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है, जिसकी वजह से हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय लिपि भी कहा जाता है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसकी दूसरी विशेषता है भाव चित्रात्मक लिपि। हड़प्पाई लिपि वर्णमालीय नहीं है, बल्कि ये एक भाव चित्रात्मक लिपि है जिसमें सभी चीज़ों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता था। तो इसकी अगली विशेषता है चिन्हों की संख्या। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। हड़प्पाई लिपि में लगभग 375 से 400 के बीच चिन्ह थे। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो इसकी आखिरी विशेषता है लेखन पद्धति। हड़प्पाई लिपि हड़प्पाई मोहरों पर राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की नगर योजना के बारे में। यानी हड़प्पा सभ्यता का एक फेमस नगर था मोहनजोदड़ो। तो उस मोहनजोदड़ो को किस तरह से बसाया गया था, कैसे घर बने थे, किस तरह की ईंटों से घर को बनाया गया था, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की नगर योजना कैसी थी। तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट शहर मोहनजोदड़ो था क्योंकि ये एक सुनियोजित शहर था। तो चलिए एक एक करके मोहनजोदड़ो की नगर योजना को बिल्कुल ईजी वे में समझते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर करना। तो इसकी पहली विशेषता है बस्तियों का विभाजन। हड़प्पा सभ्यता में बस्तियों को दो भागों में बांटा गया था, दुर्ग और निचला शहर। तो मैं आपको बता दूं कि दुर्ग पश्चिम दिशा में अधिक ऊंचा लेकिन कम एरिया में बनाया गया था, जिसे देखकर लगता है कि शायद यहाँ शासक वर्ग रहा करते होंगे। वहीं दूसरी ओर निचला शहर पूर्व दिशा में कम ऊंचा लेकिन बड़े एरिया में बनाया गया था, जिसे देखकर ये लगता है कि शायद यहाँ पर आम जनता या आम लोग रहते होंगे। इसकी दूसरी विशेषता है चबूतरों का निर्माण। यानी हड़प्पा सभ्यता के सभी घरों और भवनों को एक चबूतरे पर बनाया गया था। यानी पहले एक नींव यानी बेस बनाया जाता था, फिर उसके ऊपर घर बनते थे। तो इसकी तीसरी विशेषता है एक समान अनुपात के ईंटों का प्रयोग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हड़प्पा सभ्यता के सभी घरों और भवनों के निर्माण में एक समान अनुपात के ईंटों का यूज़ किया जाता था। ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 था, जो कि हड़प्पाई वासियों की इंजीनियरिंग की समझ को दिखाता है। इसकी अगली विशेषता है गिड पत्ती में गलियों और सड़कों का निर्माण। नालियों और सड़कों को गिड पत्ती में बनाया गया था। इस पद्धति में सबसे पहले नालियों को बनाया जाता था, फिर गलियों को, और फिर उसके साथ साथ घरों को बनाया जाता था। इस पद्धति में नालियाँ एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी। ये दिखाता है कि प्लानिंग बहुत सोच समझकर की गई थी। तो इसकी अगली विशेषता है गृह स्थापत्य, मतलब घरों को किस तरीके से बनाया गया था। हर आवास में एक स्नानगृह और आवास के केंद्र में एक आंगन बना होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। आप इसे कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, जैसे आपके गांव में घर होते होंगे, बीच में आंगन होता है और उसके चारों ओर कमरे बने होते हैं। हर घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी छोटी नालियाँ होती थी, जो कि रसोई घरों और स्नानगृह से जुड़ी होती थी, और ये नालियाँ घरों के बाहर बड़ी नालियों से जुड़ी होती थी।
जिससे घर का गंदा पानी बाहर निकल जाता था। कुछ घरों में दूसरी मंजिल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी, जो कि ये दिखाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ घर बहुमंजिला भी होते थे। तो इसकी अगली विशेषता है एकांतता का महत्व, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राइवेसी को इम्पोर्टेंट देते थे। तो मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड फ्लोर पर जो कमरे बने होते थे उनमें खिड़कियां नहीं होती थी। इसके अलावा मेन गेट से आंगन या आंतरिक भागों को नहीं देखा जा सकता था, जिससे पता चलता है कि हड़प्पाई लोग एकांतता यानी प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस देते थे। तो इसकी सातवीं विशेषता है कुओं का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता के कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं, जो कि ऐसे कमरे में बने होते थे जिससे बाहर के आने वाले लोग भी पानी पी सकें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले हैं। तो इसकी आठवीं विशेषता है विशाल स्नानागार। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार दुर्ग में बनाया गया एक विशाल आयताकार जलाशय था, यानी तालाब की तरह था, जिसके चारों ओर गलियारे बने हुए थे। और इस विशाल स्नानागार को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इस विशाल स्नानागार का यूज शायद अनुष्ठानिक कार्यों के लिए किया जाता होगा, यानी पूजा पाठ के कामों में इसका यूज किया जाता होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विशेषताओं के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की विशेषताओं के बारे में आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसकी पहली विशेषता है विशाल स्नानागार की अवस्थिति, यानी ये कहाँ पर लोकेटेड था। तो मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार दुर्ग में बनाया गया था। एक विशाल आयताकार जलाशय था जिसके चारों ओर गलियारे बने हुए थे। तो इसकी दूसरी विशेषता है विशाल स्नानागार का उपयोग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे कोई पवित्र स्नान या त्योहार। तो इसकी अगली विशेषता है जलाशय में जल का स्रोत, यानी इसमें पानी आखिर कहाँ से आता था। तो मैं आपको बता दूं कि जलाशय में पानी कुओं से आता था, यानी लोगों ने पानी भरने का इंतजाम भी सोच समझकर किया था। तो इसकी अगली विशेषता है गंदे जल का निकास, यानी कि हड़प्पा वासी गंदे पानी को जलाशय से बाहर कैसे निकालते थे। तो मैं आपको बता दूं कि जलाशय का गंदा पानी बाहर एक बड़े नाले में बह जाता था, जिससे स्नानागार साफ और स्वच्छ बना रहता था। तो नेक्स्ट पॉइंट है विशाल स्नानागार की संरचना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जलाशय के बॉटम तक जाने के लिए जलाशय के उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। जलाशय के तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिसमें से एक कक्ष में एक बड़ा कुआं मिला। इसके अलावा जलाशय के उत्तर में एक छोटी सी संरचना बनी हुई थी, जिसमें 8 स्नानघर बने थे। तो अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि इतनी बेहतरीन तरीके से इस सभ्यता को बसाया गया था, तो जरूर यहाँ कोई ना कोई राजा तो जरूर रहा होगा जिसने इतनी बेहतरीन सभ्यता को बसाया था। तो आखिर हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा राजा था जिसने इतनी बेहतरीन सभ्यता को बसाया था। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है तो यकीन मानिए आप भी एक इतिहासकार और पुरातात्विक वाले सोच रखते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया सवाल तो सिर्फ एक इतिहासकार और पुरातात्विक के मन में ही आ सकता है। तो आप अपने आप को एक बेहतरीन इतिहासकार और पुरातात्विक मान सकते हैं, और इसके लिए आप अपने आप को एक बार शाबाशी जरूर देना, क्योंकि ऐसे सवाल सिर्फ वही लोग पूछ सकते हैं जो कि इतिहास को सिर्फ रटने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए पढ़ते हैं। और आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि आपको इतिहास पढ़ने में तभी मज़ा आएगा जब आप इतिहास को पढ़ते हुए खुद से क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ते हुए क्वेश्चन करते हैं तो इसका मतलब है आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, और इससे आपकी सोचने की शक्ति भी बढ़ती है, और तभी आप एक इतिहासकार और पुरातात्विक बन सकते हैं। क्या आपको पता है इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपके सोचने समझने और सवाल उठाने की समझ आती है।
जिस तरह साइंस में हम हर एक घटना के पीछे रीजन ढूंढते हैं, उसी तरह इतिहास भी हमें अतीत की घटनाओं के पीछे के रहस्य समझने का मौका देता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोचते होंगे कि साइंस ही सिर्फ अच्छा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि जब हम साइंस पढ़ते हैं तो इससे पढ़ने से हमारे सोचने की क्रिएटिविटी बढ़ती है। साइंस में हमें जानने को मिलता है कि कोई भी चीज़ क्यों हो रही है और इसके पीछे क्या रीज़न है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही इतिहास भी है। इतिहास भी हमें बताता है कि आखिर पास्ट में क्यों हुआ और इसके पीछे क्या रीजंस थे। और आप जो अभी साइंस के अलग अलग एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, ये तो कई सालों पहले भी हो गए थे। हमारे देश का इतिहास तो बहुत ही ज़्यादा विकसित रहा है, बस हम अपने इतिहास को जानना और समझना नहीं चाहते। तो जैसा आप साइंस को पढ़ते हो कि कुछ नया जानने को मिलेगा, अगर आप इतिहास को भी ऐसे पढ़ें कि कुछ नया जानने को मिलेगा, तो मेरी गारंटी है कि इतिहास से आपको प्यार हो जाएगा और आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इतिहास लगने लग जाएगा। तो आप अभी से ये वादा कीजिए कि जब भी आप इतिहास पढ़ोगे तो आप इसे ऐसे सब्जेक्ट के रूप में पढ़ोगे कि जैसे आज आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। और जितना ज़्यादा हो सके इतिहास पर सवाल बनाएं और उसके जवाब खोजें। आप हमारी मदद ले सकते हैं, आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, आप किताबों की मदद ले सकते हैं और आप अपने टीचर की भी मदद ले सकते हैं। तो आप इतिहास को अच्छे से पढ़ें और सवाल पूछें और जवाब ढूंढें। सो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इतिहास कितना ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग रहा होगा या नहीं। तो इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इतिहासकारों और पुरातात्विदों के बीच उनकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, अपने अलग अलग थॉट्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से जो भी हमें चीज़ें और जानकारी मिली हैं, उसमें से कई ऐसे साक्ष्य हैं, ऐसे एविडेंस हैं जो कि ये क्लियर करते हैं कि शायद हड़प्पा सभ्यता में भी कोई राजा रहा होगा। जैसे पुरोहित राजा की मूर्ति। हड़प्पाई स्थलों की खुदाई में एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे कुछ इतिहासकार पुरोहित राजा मानते हैं, और कुछ पुरातात्विदों का मानना है कि मेसोपोटामिया की तरह हड़प्पा सभ्यता में भी पुरोहित राजा रहा होगा जो महलों में रहता था। एक समान मुद्रा का प्रचलन, बस्तियों की स्थापना, सामाजिक भवनों का निर्माण, बड़ी संख्या में ईंटों का निर्माण, ये सब बिना किसी शासक के संभव नहीं लगता। यानी कोई तो रहा होगा जो कि सबको डायरेक्शन देता था, जो कि इस बात का प्रूफ है कि हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग रहा होगा। तो आइए हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में शासक के होने या ना होने के बारे में। जो जितने भी जो पुरातात्विद हैं उनके अपने अपने थॉट्स हैं, उनको समझते हैं। तो इसमें कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कोई शासक नहीं था। कई सारे पुरातात्विदों का मानना है कि यहाँ कोई शासक नहीं था और सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। तो नेक्स्ट, कुछ पुरातात्विदों का मानना था कि यहाँ पर कई सारे शासक थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई पुरातात्विदों का मानना है कि अलग अलग हड़प्पाई स्थलों पर अलग अलग शासक शासन करता होगा। यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे अलग अलग शहरों में अलग अलग शासक रहा होगा। इसके अलावा कुछ पुरातात्विदों का मानना है कि सिर्फ एक ही शासक रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई सारे एविडेंस मिलते हैं जो कि ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में केवल एक ही शासक रहा होगा। जैसे बस्तियों की स्थापना, सार्वजनिक भवनों का निर्माण, एक प्रकार की मुद्रा का प्रचलन, समान नापतोल की प्रणाली, एक समान अनुपात के ईंटों का यूज, नियोजित जल निकास प्रणाली, इन सभी चीज़ों के एविडेंस मिले हैं। तो हम ये पक्की तौर पर नहीं कह सकते कि हड़प्पा सभ्यता में शासक था या नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ये अभी भी एक रहस्य है और इतिहासकारों के बीच इस बात पर बहस जारी है। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।